हाँ दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सफलता के लिए किसी खास समय का इंतज़ार मत करो। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि उसे अपने समय को खास बना लो। तो समय को खास बना लो। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर प्रदेश पुलिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हमने निकाला है। और ज़रूर आपके यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने जा रहा है उसमें मिलने की संभावनाएं हैं। और ये भी हम आपको बता दें, जितने हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया है ये सब अरिहंत प्रकाशन पर आधारित बनाया हमने। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें भाई। तो आइए बच्चों, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ जाता है बच्चों कि इब्राहिम आयोग। तो इब्राहिम जो आयोग है ये बच्चों किससे संबंधित है? तो कहा था चारा घोटाला, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बाबरी मस्जिद विध्वंस या अल्पसंख्यकों के आरक्षण। तो 1991 में लाया गया था। तो ये जाएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो बाबरी मस्जिद जो 91 में तोड़ी गई थी उसी की जांच के लिए इब्राहिम आयोग का गठन किया था केंद्र सरकार ने। इसके बाद बच्चों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार दिया है, नीति निर्देशक तत्व दिया है और नागरिकता दी है। तो बच्चों मैं आपको बता दें, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 12 से 35 में वर्णित है। 12 से 35 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 में वर्णित है। मूल कर्तव्य भाग 4 ये अनुच्छेद की बात करते हैं तो 51A में वर्णित है। 51A में है। नागरिकता बच्चों भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा मौलिक अधिकार। इसके बाद हम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने भारत का प्रधानमंत्री था? मैंने कभी भी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे, लेकिन सीधे क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो नाम क्या है भाई? चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, मोरारजी देसाई या IG गुजराल। तो बच्चों हमारा आंसर जाएगा चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रधानमंत्री हैं जो कभी सदन में गए ही नहीं। ठीक। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है? तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो अनुच्छेद कितने है? 58 में योग्यता है। योग्यता तो क्या जाएगा भाई? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निश्चित की गई बच्चों? तो 35 वर्ष नहीं है। अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। हमारे देश की एक परंपरा है भाई। हमारे देश की एक परंपरा अगर देखी जाए तो जब इंसान का लास्ट स्टेज आ जाता है तो उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है भाई। जो दिमाग से और शरीर से बेकार होने लगता है तो कहते चलो भाई इसको भी राष्ट्रपति बना दो एक बार। ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो हमने 4 ऑप्शन ले दिया, 39, 40, 48।
तो बच्चों 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की, जैसे यूपी में 80 हैं और महाराष्ट्र में 48, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भाई, अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो चौथा स्थान है भाई। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी है। लेकिन यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो आइए बच्चों, तो 48 सीटें। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए न्यूनतम व प्रवासकों व अनुमोदकों की संख्या कितनी है बच्चों? तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। शर्तें क्या है? कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर 50 संसद सदस्य समर्थन करते हैं तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ सकता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद के शपथ कौन दिलाता है भाई? उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट की बात चल रही है। अनुच्छेद 217 में वर्णित है बच्चों, अनुच्छेद 217, तो अनुच्छेद 217 की बात चल रही है। तो अनुच्छेद 217 में तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति दिलाता, अगर राज्य की हम बात करते हैं तो राज्यपाल दिलाता। अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, संसद सदस्य में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। माने संसद में जो सदस्य हैं वो किस भाषा में बोल सकते हैं? तो किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, या अपने मातृभाषा में, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। तो सबको छूट दी गई है। ठीक है भाई, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन जाना चाहिए बच्चों कि अंग्रेजी, हिंदी या मातृभाषा। ठीक, आइए बच्चों अगले पॉइंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों आता है हमारा कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो जब पहले 21 वर्ष थी बच्चों, 21 वर्ष, ये आज कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई है, यानी कम कर दी गई। और संविधान का एक नियम होता है, संविधान का एक रूल होता है बच्चों कि अगर संविधान बनने के बाद संविधान में अगर कोई भी संशोधन होता है या कुछ परिवर्तन किया जाता है तो किसी ना किसी संशोधन के तहत किया जाता है ना भाई। तो जब संविधान का 61वां संशोधन किया गया बच्चों 1989 में जब 61 संशोधन किया गया तो मतदाता की उम्र सीमा 21 से 18 कर दी गई। तो हमारा आंसर बच्चों जाएगा क्या? 18 वर्ष जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया क्योंकि सबके अलग अलग है। अब देखिए यहाँ अलग अलग क्या है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 65 वर्ष है। ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो दोनों जाएगा 62 और 65, हाई कोर्ट 62 और सुप्रीम कोर्ट 65 तक अपने कार्य पर रह सकते हैं। तो इसलिए इस आंसर में हम या तो इनमें से कोई नहीं दे सकते, लेकिन ये दे नहीं सकते हैं कि ये दोनों हमारा जा रहा बी और सी, तो दोनों आंसर जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो देखिए हम आपको बता दें कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जब केस लाया गया 1967 में,
तो एक नियम पास किया गया था कि संसद संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। इसके बाद संसद ने क्या किया कि भारतीय संविधान का 24वां संशोधन कर दिया था 1971 में। संशोधन किया तो 24वां संशोधन किया, उसमें एक नियम पास कर दिया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है भाई, संसद संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल ढांचा हो या संविधान का कोई भी भाग हो। और जब 1973 में बच्चों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस लाया गया तो 24वें संविधान संशोधन को मान्यता दे दी गई। तो बच्चों हमारा आंसर क्या जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संविधान के भाग के रूप में या संविधान के भाग के रूप में क्या आंसर जाएगा? मात्र दार्शनिक आदेश। तो मात्र दार्शनिक आदेश जाएगा, यह आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बच्चों में आते हैं निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो कौन बर्खास्त कर सकता है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, और जिस दिन राष्ट्रपति की निगाहें हटेगी वह अपने पद से त्याग पद दे देगा या हट जाएगा। तो यहाँ भारत का राष्ट्रपति जाएगा बच्चों, तो राष्ट्रपति आंसर होना चाहिए, राष्ट्रपति। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? अनुच्छेद देखिए बच्चों, मैं आपको बता दें कि अनुच्छेद 331 में वर्णित था, 331 में लिखा था, लेकिन 2020 में समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकता, राज्यसभा में कर सकता है 12 सदस्यों को, लेकिन लोकसभा का हटा दिया गया। तो बच्चों इसमें आंसर क्या जाएगा? एक भी मनोनीत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं बच्चों। संविधान के भाग 4 में राज्यों के विभिन्न प्रावधान का वर्णन किया गया, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं होता है? अब तो सब जगह लागू होता है भाई, यह अक्सर गलत जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब सब जगह लागू होने लगा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया दोस्तों। ठीक है, अब सब जगह लागू होता है, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो बच्चों ये अनुच्छेद 151 में वर्णित है, 151। तो एक तो अनुच्छेद 151 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, जो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये किसमें है? अनुच्छेद 151 में वर्णित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 151 में वर्णित है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? देखिए मैं आपको बता दें, अगर केंद्र की बात होती तो केंद्र में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, और सेम इसी तरह से राज्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो राज्यपाल के प्रति होती है। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? विधानसभा। तो राज्यों का विधानसभा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं संविधान की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी भाई? तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएसए और जापान। तो अमेरिका में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले संविधान को लागू कहाँ किया गया था? तो यूएसए में लागू किया गया था। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है।
ठीक है, उन्मूलन से संबंधित है समानता का अधिकार शोषण के विरुद्ध। तो अनुच्छेद 14 वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। हाँ, एक चीज बच्चों बता दें कि पूरा मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, लेकिन अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया? अनुच्छेद 14 लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, ठीक, क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जहाँ सभी को एक समान अधिकार दिया गया, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया, जहां पर सरकार का अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है भाई, उसे बोलते धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा? या एक समाजवादी देश है या सभी धर्मों को समान मानता है? बिल्कुल, या सभी धर्मों को समान मानता है, तो यही सही हो गया। 2 आंसर सही जा रहा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, तमिलनाडु में क्या द्विसदनी है? जी नहीं, तमिलनाडु में द्विसदनी नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है बच्चों। वो 6 राज्य कौन से हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर से हम एक बार बता दें, 6 राज्यों में विधान द्विसदनी प्रणाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु में द्विसदनी प्रणाली नहीं है बच्चों, ठीक है। तो तमिलनाडु में द्विसदन विधानमंडल है तो नहीं है भाई, ठीक है। तो एक सदन विधानमंडल है, तो ये हमारा आंसर जाएगा द्विसदन त्रिसदन विधानमंडल बच्चों नहीं है। तो बच्चों एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये आप लोग लकी हो जो उत्तर प्रदेश का री एग्जाम होने जा रहा है यूपी पुलिस का। आप लोग मेहनत कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि पुनः हमारी डेट आएगी तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, आप तत्काल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। भोजपुरी में एक गाना बना है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आवत है, ठीक है भाई। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता लेने के बारे में सोचिए। चलो बच्चों, हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और हमारा प्रयास है, हमारा एक लगन है कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैटर पहुंचाएं। तो बस आप लोगों का एक थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक सपना है कि ऑनलाइन फ्री क्लास हमें पढ़ाना है, ऑनलाइन फ्री क्लास हम देंगे, ठीक है। जिससे कि जो उस तरह के बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो उस तरह के बच्चे हैं उनको हम अपना लाभ देना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।